दोस्तों, मैं समझता हूँ मेरा आज का यह वीडियो अपना देश के हर घर में पहुँचना चाहिए, हर माताओं और बहनों के पास पहुँचना चाहिए और घर के हर युवा और नौजवान साथियों के पास पहुँचना चाहिए और हमारे देश के हर घर में पढ़ने वाले उन बच्चों तक पहुँचना चाहिए जो अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते तो हैं लेकिन आगे चलकर भूल जाते हैं, अपने परंपरा अपनी मान्यताओं के प्रति विवश हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूँ, आज हमारे देश में यदि किसी भी महिला को बच्चियाँ हो जाती है 1, 2, 3, 4 तो सारा का सारा दोष उस महिला को दिया जाता है। उसको न जाने क्या क्या ताने दी जाते हैं, उनके ऊपर फप्तियाँ कसी जाती है, उनको परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो कला में उनकी हत्याएं भी कर दी जाती है। और उससे बढ़कर और ज़्यादा अनर्थ तो तब होता है कि लोग उन बच्चियों को भी कभी कभी हत्या कर देते हैं, जो हमारे देश में कहीं से भी मान्य नहीं है, क्षम्य नहीं है। दोस्तों जी, मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी महिलाओं को यदि बच्चियाँ होती है, बच्चा नहीं हो पाता है, वो बच्चा लड़का नहीं पैदा कर सकता है, तो इसमें महिलाओं की कोई दोष नहीं है। हमारा विज्ञान, हमारी जो चिकित्सा विज्ञान है वो साबित कर दिया है कि यदि कोई भी महिलाओं को सिर्फ बच्ची हो रहा है, वो पुत्र नहीं पैदा कर रहा है, तो उसके लिए पुरुष दोषी है। पुरुष में 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप गौर से सुनिएगा। पुरुषों में 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, और महिलाओं में भी 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स और एक्स। ध्यान से देखिएगा, महिलाओं में भी 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स और एक्स। पुरुषों में भी 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। जब स्त्री और पुरुष साथ में रहते हैं, संपर्क करते हैं, तो जब महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलता है गुणसूत्र, तो बच्चियां पैदा होती है। लेकिन जब वही महिला का एक्स, कारण कि महिला के पास 2 गुणसूत्र है जो दोनों एक्स ही हैं, और तो महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो पुत्र पैदा होता है। आप समझ गए होंगे, यानी किसी भी महिला पुत्र पैदा तब कर सकती है, पुत्र को जन्म तब दे सकती है जब पुरुष का वाई गुणसूत्र निकलकर उसमें मिलता है। अब बताइए, आपके पास 2 गुणसूत्र है, हम पुरुष हैं, हमारे पास 2 गुणसूत्र है, एक है वाई और एक है एक्स। हमारे अंदर से वाई निकलकर महिला में मिलेगी तो पुत्र पैदा होगा। महिला के पास दोनों गुणसूत्र है, दोनों क्रोमोजोम है, वो सिर्फ डबल एक्स है, एक्स और एक्स। उसका दोनों में से कोई भी निकलेगा, कोई मायने नहीं रखता है पुत्र या पुत्री पैदा करने में। पुरुष के पास से कौन सा गुणसूत्र निकलकर, कौन सा क्रोमोजोम निकलकर महिला में मिलता है, वो मायने रखता है। यदि पुरुष के शरीर से वाई गुणसूत्र निकलकर महिला में मिलता है तो महिला को लड़का पैदा होगा। लेकिन जब वही पुरुष का एक्स गुणसूत्र मिलकर महिला में मिलता है, महिला के क्रोमोजोम से मिलता है, तो एक्स उसके पास भी है, एक्स इसके पास भी निकलता है, तो लड़की पैदा होगी। दोस्तों, आप समझ गए होंगे। यह समझाने की ज़रूरत मुझे तब महसूस हो रही है जब आए दिन मैं न्यूज़ समाचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता हूँ कि कभी सास ससुर द्वारा, कभी खुद बहू द्वारा, या फिर बच्चियों के पिताजी द्वारा कभी कभी अबोध बच्चियों की हत्या कर दी जाती है, उठाकर पटक कर मार दी जाती है। क्यों? कि उनको सिर्फ बच्चियां पैदा हो रही है। क्यों? उनकी बहू सिर्फ बच्ची पैदा कर रही है और सारा का सारा दोष उस बहू को दी जाती है, उसको कलंकित की जाती है, अपमानित की जाती है। जो उसका हकदार नहीं है, वो जो उसका भुक्तभोगी वो नहीं है, उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोपा जाता है। आज समय बदल रहा है, हमारी मानसिकता बदलना चाहिए। हमारे अंदर घर घर में शिक्षा पहुंच रहा है, उस शिक्षा का फायदा होना चाहिए। आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच रहा है और हम ऐसी छोटी छोटी मान्यताओं में अपने आप को समय नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। दोस्तों, आज का कहानी मेरा इसी आधार पर है। आज बच्चियों की हत्या की जाती है, पटक कर मार दी जाती है। मैं इसी आधार पर एक कहानी मिलता जुलता आप लोग को लेकर आया हूं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों नमस्कार। आज मेरी जो घटना है
और राजस्थान के सीकर जिला के निमका थाना क्षेत्र के है। 27 मार्च 2025 की घटना है। दिन गुरुवार होता है। सुबह के समय से ही एक महिला के साथ उसके घर वाले झगड़ा करते रहते हैं। क्योंकि उसने 3 बच्चियों को जन्म दे दी थी। एक बच्ची 5 साल की हो गई थी और 2 जुड़वा बच्ची पैदा हुई थी जो भी मात्र 5 महीने की थी। आज ही के दिन उसने जाकर उन दोनों बच्चियों की टीकाकरण भी करवाया था। आज टीका का दिन था, यानी 27 मार्च को टीका का दिन था। उसने जाकर टीका के लगवाया था दोनों बच्चियों को और घर में लाई थी। और घर वाले जो सास माता होते हैं उसके साथ झगड़ा कर रहे थे। घर में और भी फैमिली उसको उलाहना दे रहे थे, ताना दे रहे थे। कोई उन बच्चियों को देखभाल नहीं करता था। उस बेचारी अकेले उन बच्चियों को देखभाल करती थी। यहाँ तक कि उसका ससुराल में खर्चा पानी भी नहीं मिलता था। वो शादी के बाद भी अपने मायके से अपने रिटायर्ड पिताजी जो सरकारी टीचर पहले हुआ करते थे, वो रिटायर हो चुके थे, वो अपनी बच्ची के भरण पोषण करते थे, उसका खर्च उठाते थे। है ना असौभाग्य की बात। कितना दुख होता है ना जब कोई बच्ची की कोई पिता शादी करता है और ससुराल वाले जब उसको वहाँ पर तेल साबुन सर्फ भी न देवे तो एक अफसोस की बात होती है। एक दर्द होता है किसी भी बाप के लिए और यह दर्द हमारे समाज के लिए भी होना चाहिए। दोस्तों, उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हो रहा था जिसका नाम अनीता है। उसने एक बच्ची को आज के 5 साल पहले जन्म दी थी और फिर आज के 5 महीना पहले 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दे दी थी। रोज़ घर में कलह होता था, कोढ़ाग होता था। कभी कभी उसका हस्बैंड उसके ऊपर हाथ भी उठा देता था। वो सब कुछ बर्दाश्त करती थी। कारण वो जो परंपरा जो थी कि तुम सिर्फ बच्ची पैदा कर रही हो, हमारे कुल खानदान के लिए एक लड़का भी नहीं दे सकती क्या? ऐसे ताने, ऐसे उलाहना उसको रोज़ दिन सुनने के लिए मिलता है, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। एक मर्द के पास ही वो काबिलियत रहता है, वो क्षमता रहता है कि वो पुत्र पैदा कर सकता है कि पुत्री पैदा कर सकता है। महिला उसका सिर्फ बहन होती है, उसका आभार व्यक्त करती है, वो अपने अंदर में बच्चे को पालती है। महिला के पास वो गुण नहीं होता है कि वो अपने गुण से बच्चा पैदा कर सके, बच्ची नहीं पैदा कर सके। लेकिन आज के समाज ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है। हर घर में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आगे जाकर फिर यही सब दिक्कत होता है। परसेंटेज कुछ हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज भी एक बच्ची जब घर में जन्म लेती है तो चेहरे पर मासूमियत आ जाता है। मुंह पीछे लोग यह बातचीत करने में नहीं चखते हैं। उसका बहू तो सिर्फ बच्ची पैदा कर रही है, लेकिन बहू की कोई दोष नहीं होती। ये हमें और आप सबको समझना चाहिए। हमारे देश की हर महिलाओं के बात समझना चाहिए और हर गार्जियन और नौजवान दोस्तों को समझना चाहिए। दोस्तों, सीकर जिला अंतर्गत उस महिला के साथ बराबर लड़ाई झगड़ा कलह होते रहता था। आज के दिन भी जब वो टीका लगा कर आई थी, यानी 27 मार्च को टीका लगा कर आई थी, तो सुबह से उसके घर में मच हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रही थी। इसी बीच में आज उसको कुछ गुस्सा आ जाता है। बहू को रोज सुनते सुनते सास के ताने उलाना। सास का नाम बनारसी देवी होता है और उसका पति अशोक यादव थे। तो जो अनीता देवी होती है उसको गुस्सा आ जाता है। उसने पलटकर अपने सास माता को जवाब दे देती है और बोलती है कि मैं क्या करूं, लड़की हो रही है तो क्या ये जीव नहीं है, ये आत्मा नहीं है, इसके अंदर में प्राण नहीं है, इसके लिए मुझे आप दोषी क्यों देते हो? हमारे बस की बात तो नहीं है कि हम लड़का पैदा नहीं किए, हम लड़की पैदा कर दिए। अब इतना जवाब देकर वो बेचारी जाती कहाँ। उसने जोड़ घटा गुना भाग करके सारी बात को बढ़ा चढ़ा कर अपने बेटा को बताती है और बोलते हैं बहू तो हमको आज ऐसा जवाब दे दिया, ऐसा उल्टा बात किया, और जब से आई है घर में ऐसा है वैसा है, घर में तरक्की नहीं हो रहा है, 3 बच्चियों को पैदा कर दी है, और जब मैं उसको बता रही हूँ तो ऐसी बात करी है। दोस्तों, कभी भी घर बिगाड़ने में ऐसे लोगों का महान योगदान होता है जो इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, यानी घर को महाभारत का अखाड़ा बना देते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाओं हो। ये गलत है, ऐसा घर नहीं होना चाहिए, इससे घर बर्बाद होता है। दोस्तों, अशोक यादव को उनकी मां बनारसी देवी चढ़ा बढ़ाकर उनको चढ़ाती है। अशोक यादव गुस्सा में होकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। यहाँ तक तो जायज़ था, लेकिन मारपीट करने के गर्म में भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता है
और उसने दो जो नवजात बच्चियां थी, जो जुड़वा बच्चियां थी, जिसका नाम निधि और नाबिया थी, उसमें से एक बच्ची को उठाकर उसका पैर पकड़कर जोर से फर्श पर पटक देते हैं। इसके बाद भी दिल नहीं भरता है तो दोबारा उठाकर फिर उसको पैर पकड़ कर सर के बल फर्श पर पटकते हैं। बच्ची का सर फट जाता है, खून बहने लगता है, उसका चेहरा विकृत हो जाता है, माँ को चक्कर आने लगता है। जो अनीता देवी थी परेशान हो जाती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और भागकर बचाव करके सास के पास जाती है, लेकिन सास उसको हेल्प नहीं करती है। यहाँ तक कि उसको बाहर भी नहीं जाने दे रही थी, जोर से पकड़ लेती है, लेकिन किसी तरह से उछला को बाहर भागती है। पड़ोसी को जाके बताती है, जो उसको शायद उसका दोस्त होगी कोई, या जिसके जो उस घर में ज़्यादा आते जाती होगी, उसको जाकर बताती है। चाचा उचा वगैरह घर जाकर बताती है कि ऐसा कर रहे हैं, चलिए चलिए, लेकिन कोई नहीं आता है। वो जब दोबारा भागकर अपने घर में आती है तो दूसरे बच्चों को भी तब तक उसने पटक कर मार दिया था। यानी दोनों जुड़ो बच्चियों, जो निधि और काव्या थी, दोनों को उस हत्यारे बाप ने अबोध बच्चियों को उठा कर पटक कर मार दिया था। उस हत्यारे बाप को थोड़ा सा भी पसीना नहीं आया था, दिल नहीं पसीजा था कि वह कितना बड़ा अनर्थ कर रहा है, कितना बड़ा अमानवीय कृत्य कर रहा है। और उसको कानून का भी डर नहीं था, हमारा देश का कानून उसको नहीं डरा पाया और उसने इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड का अंजाम दिया। दोस्तों, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह थी, ये सब कृत्य को 5 साल की छोटी बच्ची वहीं पर सिसक कर दुबक कर डर और भय के माहौल में देख रही थी। आप सोच सकते हैं उतनी छोटी बच्ची के दिल और दिमाग पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ता होगा, जब अपने आँख के सामने अपने इस तरह के कृत्य हत्यारे बाप के हाथों देख रही होगी। कभी कभी ऐसे घटनाओं का बहुत बुरा प्रभाव बच्चे के दिल और दिमाग पर पड़ता है, जो कभी भी लाइफ टाइम अपने दिमाग से वो नहीं निकाल पाते हैं, और उसका कमियां जीवन भर उनके लाइफ पर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, उसके बाद आनन फानन में घर के सदस्यों द्वारा उस बच्ची को, उन दोनों बच्चियों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद आने के क्रम में उसको उधर ही घर से 2 किलोमीटर दूर परती ज़मीन में दाह संस्कार कर दिया जाता है, यानी दफना दिया जाता है। छोटे बच्चों को अक्सर दफना दिया जाता है तो दफना दिया जाता है, और उसके ऊपर पत्थर, झाड़, कांट वगैरह रख दिया जाता है, ताकि कुत्ता वगैरह कोई उसको निकाल न सके, या कोई आदमी को उस पर डाउट न हो सके, शक न हो। इधर जो लड़का होता है अशोक यादव, अपने ताऊ को बोलता है कि अपने ससुराल के बारे में बोलता है कि वहाँ पर बता दीजिए कि दोनों बच्चियों को अनीता ने गिरा दिया है। वो पलंग पर सोई हुई थी, अनीता आती है, गुस्सा में उसका बेडशीट खींचती है, हमसे बहस कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, और गुस्सा में वो बेडशीट खींचती है, और बेडशीट पर बच्चे सोए हुए थे उस तरफ गिर जाते हैं और दोनों बच्चे मर जाते हैं। ताऊ ने वैसा ही अनीता के मायके में कह देती है, उस लड़का के ससुराल में कह देती है, लेकिन वहाँ पर उनके ससुर से बातचीत होती है। ससुर को डाउट होता है, संदेह होता है, उनको ये विश्वास ही नहीं रहता कि पलंग के नीचे गिरने से दोनों बच्चियाँ एक साथ में मर जाएगी। उसने अपने लड़का सुनील से बात करते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ऐसी खबरें सुनने के लिए आई है, हमें तो डाउट हो रहा है, हमें तो संदेह हो रहा है, क्योंकि वो पहले भी उनकी लड़की के साथ अच्छा व्यवहार ससुराल वाले नहीं करते थे, उसको क्रश करते थे, परेशान करते थे। वो फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगाकर अपनी बच्ची से हाल समाचार पूछते हैं, सारी बात पूछते हैं, तो नहीं रोक पाती है अपने आप को, और फफक कर रोने लगती है, और रोते हुए वो सारी दिल की बात जो सच्चाई थी अपने पापा जी से शेयर करते हैं। पापा अपने बेटा को बताते हैं, और बेटा वहाँ से फ़ोन कर देता है पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देता है, जो सीकर जिला था वहाँ का एसपी के पास फ़ोन कर देता है। वहाँ से प्रशासन आती है। जब इन लोग से उस घटना के बारे में बोलते हैं तो इन लोग बताते हैं कि नहीं, बच्ची गिर जाने से ऐसा हुआ है, उसके साथ कोई अमानवीय कृत्य नहीं किया गया है, लेकिन सिस्टम है कि जब वो दुर्घटना में कोई बच्ची का मौत होता है तो उसको पोस्टमार्टम होना चाहिए। चूँकि पुलिस रात को ही अशोक यादव को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अब बात होता है कि अब सुबह होगा तो उस जगह को खुदाई की जाएगी और वहाँ से बच्चियाँ निकाल कर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी। एफएसएल की टीम, फोरेंसिक टीम और उस निमका थाना क्षेत्र की टीम प्लस एसएसपी रोशन मीना के निर्देश में उस जगह की खुदाई की जाती है जहाँ पर बच्ची को दफनाया गया था।
बच्ची को ज़मीन के अंदर गाड़ा गया था। जब वहाँ से बच्चियों को निकाली जाती है, बच्चियों का विकृत चेहरा, उसका फूटा हुआ सर, उसका काला चेहरा, उसका विकृत सर को देखकर पुलिस भी हक्का बक्का रह जाते हैं। उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि एक बाप आखिर इतना अमानवीय अब इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है, अपने ही बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। जो बच्चियां घर के दीवारों को, अपने घर को, अपने बाप को सबसे सुरक्षित ठिकाना और सुरक्षित सपोर्ट समझती है, आज उन्हीं बच्चियों को अपने घर के पीछे ही दीवार के पास ही एक कैसे अमानवीय व्यवहार किया जाता है, इस घटना से सीखने के लिए मिलता है। दोस्तों, पुलिस उसको लेकर पूरे उस एरिया में जो मेडिकल होता है वहाँ से लेकर खेजड़ी तक पैदल मार्च निकालती है और पब्लिक को बताती है यही हत्यारा बाप है जिसने अपने 2 अबोध बच्चियों को पटक पटक कर मार डाला है, और उसके बाद उसको भारतीय कानून की धाराओं के तहत रिमांड पर लेती है और लास्ट में उसको जेल में डाल देती है। दोस्तों, आज हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमारे देश और समाज को बदलने की ज़रूरत है। आज हमारे देश समाज में ऐसी घटनाओं बराबर हो रही है जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक कलंक के समान है। आज हमें सबको मिलकर इस पर सोचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जैसे अमानवीय घटनाएं हमारे समाज में नहीं घटित हो। इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है, अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि आने वाले समय में और भी सही घटनाओं पर आधारित जानकारियाँ मैं आसानी से आप लोग तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।